मेरा पति हर रात मुझे दुल्हन की तरह तैयार करता और बहुत ही छोटी ड्रेस पहनने के लिए देता। उस ड्रेस में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि शनिवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैं रोज अच्छे से तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति रोहन शाम को घर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने वो शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, इसे पहनकर तुम तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं तो तैयार हूँ। वो कहने लगा, जो ड्रेस मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने उस ड्रेस को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा छोटी ड्रेस थी। मैंने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है। वो कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने की उनको क्या ज़रूरत थी। खैर, मैंने वो ड्रेस पहन लिया। वैसे भी मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उस छोटी ड्रेस में तो मेरे हुस्न में और चार चांद लगा दिए थे। मैं अच्छे से मेकअप करने के बाद अपना हेयर स्टाइल बना रही थी तो रोहन मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी बात पर मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को कंघी किया और अलमारी से एक बड़ी सी चुन्नी निकालने लगी ताकि खुद को उसमें लपेट सकूं। ये देखकर रोहन ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगा, क्या कर रही हो तुम? इतनी सुंदर सी ड्रेस का सारा लुक खराब कर दोगी। मैंने कहा, मैं तो यूँ बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखिए ना, ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी है। वो कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में रोहन के नंबर पर किसी की कॉल आई। वो कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा कि चलो ड्राइवर आ गया है। रोहन और मैं दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मैं जानती थी कि मेरा पति ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है। रोहन के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी बाइक ही थी। घर भी बहुत छोटा सा था। शादी की रात उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि बस हम खा पी सकें। पहले मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। शादी की बात मैंने भी रोहन से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मैं अकेले ही रहती थी, छोटा सा एक फ्लैट था। मैंने शादी के अगले ही दिन किचन संभाल लिया था। रोहन मुझसे कहता कि शादी पर बहुत खर्च हो गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं। इसीलिए मुझे हैरत भी बहुत हुई थी कि जब उसके पास पैसे नहीं थे तो फिर इतनी कीमती ड्रेस खरीदने की उसको क्या ज़रूरत थी। थोड़ी देर के बाद रोहन के दोस्त का ड्राइवर भी आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के एक बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई। पहुंचते ही फौरन चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में उस वक्त 4 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थीं और 5वीं हमारी थी। साइड में बना बगीचा भी बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। रोहन मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बंगले में लेकर गए। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और उस पर दिक्कत ये थी कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय लड़कों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ मेरे अलावा कोई भी औरत नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी कि ये कैसी पार्टी थी जहाँ सारे मर्द थे, औरत नहीं, और वो सिर्फ मर्दों की दावत थी। तो फिर रोहन मुझे यहाँ लेकर क्यों आए थे? उन लड़कों को देखकर मैं बिल्कुल रोहन के साथ चिपक गई थी। मैंने उनसे कहा, यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वो कहने लगे कि ये सब शादीशुदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बीवी कहाँ से आ सकती हैं। मुझे रोहन अपने दोस्तों से मिलवाने लगी। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब रोहन ने मेरा परिचय अपने दोस्तों से करवाया। वो हाथ मिलाने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे रोहन के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे।
उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी कि मुझे अपने शरीर पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। वहाँ उस वक्त सभी के हाथों में कांच की ग्लास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें लाल हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब नशे की हालत में हों। मैं घबराई हुई सी थी। रोहन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आएं। वो कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियाँ लड़कों की महफिल में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। मुझे एक कूल मिजाज की लड़कियाँ पसंद हैं जो हर महफिल में जा सकें और एंजॉय कर सकें। इसीलिए ये डरपोक लड़कियों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद के पीछे से बगल में किया था। मैं तो उनका रवैया देखकर हैरान रह गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले कि मैं रो देती कि रोहन का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बीवी अपने मायके गई है और बाकी दोस्त कुंवारे हैं। 1-2 साल तक रुक जाइए, इन सब की भी शादियां हो जाएंगी तो इन सब की बीवी भी आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं तो हम क्या करें? आज आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर रोहन से कहने लगा, चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं रोहन का हाथ जोर से पकड़े ड्राइंग रूम के टेबल तक पहुंची थी जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे और रोहन के साथ मैं टेबल पर बैठ गई। उसके बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सी पर बैठ गए। उसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वो मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहे थे। कह रहा था कि भाभी ये भी खाकर देखिए और ये भी खाकर देखिए। खाना वाकई में बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी। अजीब बात थी कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। खाते खाते मुझे लगा कि जैसे मैं यहाँ सो जाऊंगी। मैंने नशे वाली नज़रों से रोहन की तरफ देखा जो मुझे 1 की बजाय 4-5 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, रोहन अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, हाँ चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई लड़खड़ाते हुए रोहन की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी उस छोटी सी ड्रेस में थी जो मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा हो। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ मैं चूड़ियाँ पहनी थी वहाँ पर खरोच और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से अपने होशो हवास में भी नहीं आई थी कि जब रोहन ने बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। वो बड़ा खुश था। मुझसे कहने लगा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेकर आया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में बहुत तेज दर्द है। मेरी बात पर फिक्रमंद होने की बजाय वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम कल रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसीलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। रोहन काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ, फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इतने दिनों में तो उसने कभी मुझसे ऐसी मोहब्बत तो नहीं की थी कि मेरे पूरे जिस्म का जख्म हो। बहरहाल अगले रोज़ तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला रोज़ ही चलता रहेगा। अगले शनिवार फिर मुझे रोहन ने एक नई ड्रेस ला कर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में जाना है। और फिर उस दोस्त के बंगले पे मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा बेझिझक होने लगे थे। कहने लगे, भाभी आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। रोहन तो बहुत खुश नसीब है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे उसके दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वो अजीब सी हंसी हंसने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही रोहन से कहूँगी कि मैं आइंदा उसके घर नहीं जाऊँगी। मुझे आदमियों की इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि रोहन बहुत खुश रहता था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी,
कि वो फिर रोज़ रोज़ की अय्याशियाँ कैसे हो रही थीं। वो मुझे घर का काम भी नहीं करने देता था। कहता, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न फीका पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब सी लगती थीं। मैंने कहा कि हर औरत घर का काम करती है और मुझे भी अच्छा लगता है। वो कहने लगा कि नहीं, तुम बस अपनी खूबसूरती का ख्याल रखा करो, खुद को सजाया संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे हुए मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। कहने लगा, क्या तुम जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते कराने वाली आंटी के जरिए से हुआ था। मैंने तो शादी से पहले कभी रोहन को देखा ही नहीं था। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी बात पर हंसने लगा और कहने लगा, मैंने तुम्हें एक दिन बाजार में देखा था और देखते ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो, ये सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली आंटी को निकलते देखा था। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर ये मेरा रिश्ता तुमसे करवा दें तो मैं उन्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। वो मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो रोहन की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मेरे लिए उसने इतना सब कुछ किया कि मेरे दिल में उसके लिए और भी मोहब्बत बढ़ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस बार जब मुझे रोहन ने फिर से कीमती ड्रेस ला कर दी तो मैंने उनके किसी दोस्त की दावत पर जाने से मना कर दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का अंदाज एकदम से बदल गया। कहने लगा, क्या मतलब? वो लोग इतने प्यार से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना है। न जाने वहाँ कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत होती है। 2 दिन तक तो मैं चल फिर भी नहीं पाती। मैं नहीं जानती कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। रोहन बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़कर पूरी तरह से दबोच लिया और कहने लगा, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात से इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं कितना पागल इंसान हूँ। मेरा दिल अपने पति का ये रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहाँ चली गई। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे स्वादिष्ट खाने आज अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे बेहोश कर देते थे। लेकिन जैसे ही रोहन के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना ही था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा रोहन को किया था। ये देखकर मेरे होश ही गुम हो गए। रोहन ने खाने से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगा, पूरा खाना खत्म करो। वो घूरती हुई नज़रों से मुझसे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वो खाना खत्म किया और खाते ही मेरी हालत खराब हो गई थी और अब तो मुझे उस पर भी शक होने लगा था। अगला शनिवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब का बहाना किया और अपने मायके चली आई। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ शॉपिंग पर गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात रोहन के 5 दोस्त में से एक के साथ हो गई। वो बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आइएगा तो अपनी बहन को भी ज़रूर साथ लाइएगा। ये भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी थी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने का? मेरा लहजा तेज़ हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए थे। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आ गया और कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है? तुझसे हम औरत समझकर तमीज़ से बात कर रहे हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा, क्यों, सच बहुत चुभ रहा है? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज़ की बात कर रही हो। ये सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वहाँ खड़े कुछ लोग कहने लगे, अगर ये शख्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। मेरा जी तो यही चाहा कि उसका मुंह तुड़वा दूं। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर रोहन को इसकी हरकत बताऊंगी। वो लोग कितने बदतमीज़ हैं और वो हर रात मुझे ज़बरदस्ती उनके घर पर लेकर जाता है
उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े लोग उस आदमी की अच्छी तरह खबर लेते, वो कहने लगा कि ये बाजारू औरत है जिस फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। ये सुनना ही था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि ये बकवास कर रहा है। वो आदमी कहने लगा कि तुम शनिवार को हमारे बंगले पर क्या करने आती हो, वो भी जब जब तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कही, उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस बार आना शनिवार को हमारे घर। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी औकात औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उसकी बात पर पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वो आदमी मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी, दीदी वो आदमी क्या बकवास कर रहा था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझ पर अजीब सी बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले आई, लेकिन मुझे वहाँ पर भी चैन नहीं आया। मैं फौरन से अपने घर चली गई। घर आई तो रोहन का मूड बहुत खराब था। कहने लगा, तुम्हें मायके जाना है तो तुम वर्किंग डे में जाना। एक शनिवार रविवार को तो छुट्टी मिलती है मुझे, और तुम वहाँ जाकर मेरा मूड खराब कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो वो मुझ पर गुस्सा करता। इस बार जब वो मुझे अपने दोस्त के घर ले गया तो उस वक्त उसका वो दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे ही मैंने आधा खाना खाया, मैं फ़ौरन वॉशरूम में चली गई। मुझे वो खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसीलिए मैंने हलक में उंगली डालकर उल्टी की। जो कुछ खाया था वो सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का कोई असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। रोहन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, कमरे में लाकर मुझे बेड पर लिटा दिया। वो अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। रोहन कहने लगा कि इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। जो हरकत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो, उससे वो बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए पैसे आधे तो उसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं, मुझे क्या फ़ायदा होता है। उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है, गंदी नज़र से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। ये कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। ये सुनकर वो सब चकरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आती, मुझे उठकर बैठते हुए देखकर रोहन और बाकी आदमी की रंगत उड़ गई थी। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था, इसलिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए थी जिससे वो धंधा करवाकर पैसे कमा सके। रोहन अब जेल में बंद था और उसी दौरान मैंने तलाक के पेपर जेल में भिजवा दिया। मुझे तलाक भी हो गई थी, लेकिन मेरे माँ बाप से मुझे एक शिकायत थी। मेरा रिश्ता तय करने से पहले उन्होंने ये तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होंगी, लेकिन ये नहीं देखा कि वो करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूम कर लिया करें कि कहीं मेरे पति जैसा आदमी उनकी ज़िंदगी में ना शामिल हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।